कि जब तक कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी जुल्म ख़त्म नहीं होगा। देखिए, हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की ब्लैक लॉस, काले कानून पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पब्लिक खड़ी हुई और वो ख़त्म हुए। आप जानते हैं 1985 में टाडा बनाया गया था। 1995 10 साल तक टाडा रहा, 67,000 लोग उसमें गिरफ्तार हुए और 1% कन्विक्शन हुआ, सिर्फ 1% कन्विक्शन। उसके खिलाफ तहरीक चली, पब्लिक ने आवाज़ उठाई और वो कानून ख़त्म हुआ। वो कानून ख़त्म हुआ, फिर बीजेपी आई तो बीजेपी ने पोटा बनाया, पहले पोटो और फिर बाद में पोटा। फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठी और सरकार, जब भी मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो वो कानून ख़त्म किया गया। लेकिन अफसोस की बात ये कहना पड़ता है, मुझे ये कहते हुए कोई तकल्लुफ़, कोई तरद्दुद नहीं है कि जितने काले कानून हमारे देश में बने हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस शासन बने हैं और उसका दुरुपयोग जाहिर बात है कि बीजेपी कर रही है, ये बात सही है। लेकिन बनाए किसने हैं? पहला मुजरिम वही है, यानी हम कांग्रेस पार्टी को उसका मुजरिम करार देते हैं। ये जो यूएपीए जिसमें हम आज बात कर रहे हैं, ये 1967 में ये कानून बना है और इस कानून पे जब ये कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो सबसे पहला आदमी जिसने उठकर इसका विरोध किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात की आशंका है, इस बात का शक है कि इस कानून को इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ किया जाएगा, सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर वही बीजेपी आज रूल कर रही है और वो जिस तरह इसको इस्तेमाल कर रही है वो अंदाज़ा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात थी। तो ये जब पोटा ख़त्म किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उस वक्त चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे और 26/11 का वाक़या हो गया था बम्बई कांड, आप जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने पोटा के जितने ड्रैकोनियन, जितने ख़तरनाक प्रोविज़न थे वो सब इसमें यूएपीए में डाल दिए। यूएपीए को अगर आप तफसील से पढ़ेंगे इस कानून को, और पढ़ना चाहिए, हम लोग जो है ये इस तरह के कानून बन जाते हैं और हम समझते हैं कि सिर्फ ये कानून पढ़ने वाले लोग, सरकारी लोग या वकील हजरात का ही काम है कि वो कानून का अध्ययन करें, उसको देखें। ये कानून आपके ख़िलाफ़ बनते हैं, आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि कानून में है क्या चीज़। तो ये अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इससे कोई आदमी बच नहीं सकता है। कोई आतंकवादी आदमी अगर आपके यहाँ एक गिलास पानी पी के चले जाए और आप जानते भी ना हो, तब भी आप आतंकवाद के मामले में फंसा दिए जाएंगे। दोस्तों और साथियों, ये जो यूएपीए है ये बनाया गया था पहले शुरू ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, कानून की निगाह में जो अनलॉफुल हो, गलत हो। बाद में टेरर का उसमें इजाफा किया गया कि ऐसी एक्टिविटी जो दहशतगर्दी में, आतंकवाद में शुमार होती हो उसके लिए। लेकिन आज जिस तरह इसको जनरलाइज करके अप्लाई किया जा रहा है कि हर आदमी के खिलाफ यूएपीए लग जाता है। अभी आप जानते हैं दिल्ली दंगों के आरोप में जिन लोगों को बंद किया गया था वो कौन लोग थे? उन्होंने इस देश में सीए तहरीक चलाई थी। सीए का जो कानून, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ कानून बनाया गया, सरकार को चुनौती दी थी कि आपने ये जो कानून बनाया ये भेदभाव पे मबनी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सरकार ने कहा अच्छा, तो आप हमको चुनौती देते हैं तो चलो आपको यूएपीए के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये जो कानून बनते हैं, जितने भी सियाह और जितने भी ब्लैक कानून बनते हैं, वो सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में एक ऐसा हथियार थमा देते हैं जिसको वो जब चाहे, जिसके खिलाफ चाहे, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कि जो हमारे देश में जो कानून है वो कानून ये कहता है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई है, ए पर्सन इज़ इनोसेंट अनलेस प्रूफ अदरवाइज। एक आदमी चाहे वो गिरफ्तार हो जाए, जेल में चला जाए, वो मासूम है, बेगुनाह है, जब तक कि उस पर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए। यूएपीए के कानून में इसकी परिभाषा बदल जाती है, ए पर्सन इज ए गिल्टी अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये आदमी मुजरिम है या इसके बरखिलाफ कोई चीज़ साबित हो जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश के जो कानून है उसमें बेल के सिलसिले में ये कहा जाता है बेल इज़ ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। और बेल के स्तर पर ये पुलिस को, जिसने इल्ज़ाम लगाया, उसको साबित करना पड़ता है बेल के स्तर पर कि ये आदमी मुजरिम है।
ये आदमी मुजरिम है। लेकिन यूएपी के कानून के अंदर जो जिसको फंसाया गया उसको साबित करना पड़ता है कि मैं मुजरिम नहीं। आप सोचिए कि यूएपी में बेल की एप्लीकेशन एक साल तक, डेढ़ साल तक सुनी जाती है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पूरे कानून पे बहस होती है, यानी पूरा इल्ज़ाम जो लगाया गया है, बेल पे इल्ज़ाम लगाने की पूरे कानून पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेल की एप्लीकेशन के ऊपर में यानी जो आदमी जिसको फंसाया गया है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इसके बाद भी वो जज ये कहता है कि प्राइमा फेसा केस है, इसलिए मैं आपको बेल नहीं दूँगा। दोस्तों, साथियों, आप देखिए, अभी प्रशांत जी भी बात कह रहे थे और उससे पहले शायद अशोक साहब ने बात कही है कि हमारे देश में ऐसे कानून में जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो 15-15 साल, 20-20 साल के बाद बाहर आते हैं। अभी हमारे यही दिल्ली के अंदर एक आमिर बोल का लड़का था, 17 साल की एज में गिरफ्तार हुआ और 31 साल की एज में एक्विटल हो गया, यानी वो बेगुनाह साबित होकर बाहर निकल गया। पूरी जवानी उसने जेल के अंदर बिता दी। तो ये जो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, उनका कोई बाल बिका नहीं हुआ, उनका प्रमोशन हो गया, वो आगे बढ़ गए। और जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जवानी बिता दी, ज़ाय कर दी, उस आदमी को क्या मिला? बाहर आने के बाद वो इस काबिल नहीं रहा, वो तालीम नहीं हासिल कर सका, बाहर आने के बाद इस काबिल नहीं रहा कि कोई जॉब कर सके। इसी दरमियान उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसके बाप का इंतकाल हो गया। तो ऐसे केसेस एक दो नहीं है, सैकड़ों केसेस हैं। चंद लोगों के नाम आ जाते हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते। उमर खालिद ने मुझे ये बताया था कि अभी कुछ दिन पहले 11 लोग बंगाल के पकड़े गए, एक कानून के तहत उनको लाया गया, पकड़ लिया गया। वो जानते भी नहीं कानून, अनपढ़ लोग थे। वो कहने लगे हमको पकड़ा है, थोड़े दिन में छोड़ देंगे। तो उमर खालिद जब उनका केस बढ़ा तो उनका देखो आप नहीं जानते, कोई अच्छे वकील को कर इंगेज कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी नहीं कि किस इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में सवाल ये है, ये जिम्मेदार शहरियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर ऐसे कवानीन बन रहे हैं जिनका दुरुपयोग होना है, लाजमन होना है, सरकार नहीं करेगी, पुलिस करेगी। पुलिस भी इस्तेमाल करती है इस तरह के कवानीन को अपने खास मतलब के लिए, किसी को फंसाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए। सरकारें तो करती ही है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में अगर हम खामोश बैठे रहेंगे और ये कहेंगे भाई हमारे ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है ना, हम बरी जिम्मा है, हमारे ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं आ रहा है, हमें तो कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, जो लोग गिरफ्तार हुए वो लड़ लेंगे अपना केस। तो फिर जैसा कि वो हमारे जामदयाल साहब ये कहते हैं कि वहाँ जर्मनी में जब कुछ लोग आए पकड़ने के लिए किसी ट्रेड यूनियन के आदमी को, तो दूसरे आदमी ने कहा अच्छा भाई वो ट्रेड यूनियन का आदमी था, मैं तो नहीं हूँ ना, मैं बच जाऊँगा। फिर बाद में वो आए पकड़ने को किसी कम्युनिस्ट आदमी को, तो उसने कहा अच्छा भाई, दूसरे आदमी ने कहा मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं बच जाऊँगा। इस तरह करते करते सब लोग गिरफ्तार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कवानीन जो बुनियादी तौर पे इंसानों के बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं। आप देखिए, हम जब ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या है, यूएपीए का इम्प्लीकेशन डेमोक्रेसी को ख़त्म करेगा, तो ये बात सही गलत नहीं है। आपको लिबर्टी और आज़ादी का इख्तियार दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ये जैसे ही यूएपीए लगता है आपके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, आपके वो जितने मौलिक अधिकार हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कानून बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है। इसलिए अगर हमको और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ऐसे ब्लैक लॉस के लिए कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि अब सूरत हाल सिर्फ इतनी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह कानून बना रही, बल्कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह कानून बनाने लगी है। मकोका है, कांग्रेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया, गजकोका है जो गुजरात की गवर्नमेंट ने बनाया, और अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक और काला कानून बनाया। तो ये कानून, यानी आप ये कहते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि अगर सरकार के किसी फैसले से हमें इख्तिलाफ है, हम उसका विरोध करना चाहते हैं, उनको विरोध करने का हक है। आप जंतर मंतर पे जाइए, आप कहीं जाइए, आप विरोध करिए। लेकिन आज डिसेंट
जो हमारा मौलिक अधिकार है, इख्तिलाफ राय जो मौलिक अधिकार है, वो भी अब जुर्म बन गया है। और कोई यानी ये जितने लॉज है, सिर्फ ये यूएपी नहीं है, ईडी का कानून है, इस तरह के लोग हैं जो आपका विरोध करे वो आप जेल की हवा खाए। तो जो हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक के बाद एक धीरे धीरे वो अपनी रिलेवेंस या अपनी आज़ादी खोते जा रहे हैं। आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत तफसील से बात हुई है कि इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हमको जो मिला है वो अपने वोट से सरकार बनाने का अख्तियार है। सरकार कोई भी आए, सेंटर में हो, स्टेट में हो, वो आप और हम बनाते हैं। लेकिन जब वो अधिकार छीन लिया जाए चोर दरवाजे से, तो उसके बाद क्या रहेगा? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे देश के अंदर ये जो डेमोक्रेसी के 3 बड़े पिलर्स हैं, यानी लेजिस्लेचर जहाँ कानून बनता है, ब्यूरोक्रेसी जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जहाँ पर अगर हम कहीं प्रभावित होते हैं किसी फैसले से, सरकार के फैसले से या ब्यूरोक्रेसी के फैसले से, तो हम जाते हैं दादरसी करने के लिए अदालत के अंदर। लेकिन अगर अदालत में भी इंसाफ ना होने लगे, अदालत में भी अपने मतलब के जज बिठा दिए जाएं, जैसा कुछ हो रहा है आज अदालत के अंदर, तो आप देखिए क्या होने वाला है। तो जब आदमी की ये जो फंडामेंटल, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको 3 बड़े पिलर दिए थे डेमोक्रेसी के, और चौथा पिलर था मीडिया, वो किस तरह से ढह गया वो आप जानते हैं, उस पर तफसील से बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर डेमोक्रेसी के चारों पिलर शिकस्ता हो जाए, टूट जाए, तो पूरी इमारत गिर जाएगी। तो यहाँ जिम्मेदारी आती है अवाम की। आपने देखा हमारे बिल्कुल पड़ोस के अंदर, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जब डेमोक्रेसी के साथ में इसी तरह का अन्याय होने लगा, तो पब्लिक मैदान में आई। पब्लिक मैदान में आई और फिर कितने ही मजबूत किस्म के लोग थे वो ढह गए। तो क्या हमारी सरकार या हमारे देश में जो लोग बैठे हुए हैं गद्दी के ऊपर में, क्या वो यहाँ हमारे अवाम के सब्र को आजमाना चाहते हैं? ये कब तक के हम इनकी रस्सी खींच सकते हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो वक्त यहाँ भी लाना चाहते हैं जो वक्त श्रीलंका में आया या बांग्लादेश में आया या नेपाल में आया, कि पब्लिक के बेसिक राइट्स ख़त्म हो जाएं? देखिए, हमारे लिए ये बात सही है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं। यानी आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने कभी भी, आप देखिए पूरी तारीख उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे पब्लिक ने कभी भी इस तरह के बेसिक इश्यूज़ पर कोई रिवोल्यूशन नहीं आया है, कोई इनकलाब नहीं आया है। इनकलाब और रिवोल्यूशन कब आया? जब आपके जो बुनियादी आज़ादी को सल्ब किया गया, आपकी जो लोकतंत्र है, आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है, जब उसको छीनने की कोशिश की गई तो पब्लिक मैदान में आई। पूरे इतिहास को उठाकर देखिए आप। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर सूरत हाल हमारे देश में भी ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही बनती रहे, तो सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो हमेशा परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं। एक दिन पब्लिक के सब्र को आजमाते आजमाते अगर वो मामला इस हद तक बढ़ जाए कि वो मैदान में आ जाएंगे, तो फिर बिलाखिर आपको जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त इस बात का तकाजा करता है, किसी भी लोकतंत्र के अंदर ब्लैक लॉस का, काले कानून की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ जो CRPC और CPC का कानून था, जो अब बदल के BNS हो गया है, उस कानून में ऐसे सब प्रोविज़न मौजूद हैं जो हर किस्म के गैर कानूनियत को, हर किस्म के यानी लॉलेसनेस को, हर किस्म के आतंकवाद को रोकने की सलाहियत रखते हैं। तो हमें इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम ये कहें कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, और ख़ास तौर से हमारे जैसे देश के अंदर में, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ UAPA जैसे ब्लैक लॉज और ऐसे ड्रैकोनियन कानून हमारे देश में पाए जाएं। ऐसे जितने ड्रैकोनियन लॉ हैं, चाहे वो मको का हो, चाहे गजको का हो, चाहे EFPA हो, चाहे UAPA हो, इन सब को ख़त्म होना चाहिए ताकि हम अपनी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।